आपको जौ के अलावा मैंने जो मक्का बताया था, कुछ जीके के क्वेश्चन उसमें मेंशन कर रही हूँ। मक्का को अनाज की रानी कहते हैं, मक्का को अनाज की रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें मैंने आपको एक चीज़ और मेंशन करी थी, C4 फसल। ठीक है, C4 कई बार क्वेश्चन उठ सकता है कि आपने नहीं सुना हो, मे बी ज़्यादातर ने नहीं पता होगा C4 क्या होता है। C4 जो होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया और जो जल प्राप्ति की प्रक्रिया है वो धीमी गति से कार्य करती है, तो पूरा पोषक तत्व प्राप्त हो, मतलब ज़्यादा जल नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण में जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है वो भी कम हो नहीं हो, मतलब बहुत कम होती है, इस वजह से क्या है पोषण प्राप्त कर लेता है। अगर दूसरे नज़रिए से मैं बात करूं तो C4 क्या होता है, कार्बन के जो 4 अणु होते हैं उसको ऑक्सोकॉलिक में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कम पानी में अच्छी उत्पादकता प्राप्त हो जाती है। तो C4 का सिंपल शब्दों में, अगर बहुत इजी, आपको बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज में नहीं जाना है, सिंपल पता करना है, जिसमें कम प्रकाश संश्लेषण और कम मात्रा में पानी की आवश्यकता हो, वो किस फसल में आ जाती है, अपनी C4 फसल प्रणाली में आ जाती है। तो दो चीज़ मेरे दिमाग में आई थी कि आपको पता होना चाहिए मक्का को अनाज की रानी या C4 का मतलब क्या होता है। तो C4 अगर आप चाहें तो लिख भी लें, और अगर आपको लगता है कि पता है तो वेरी गुड। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो जो C4 मैंने आपको कहा था, प्रथम उत्पाद में 4 कार्बन परमाणु युक्त यौगिक ऑक्सेल एसिटिक अम्ल का निर्माण करते हैं। देखिए इसमें ऑक्सेल एसिटिक अम्ल का निर्माण किसमें, कार्बन 4 परमाणु किसका निर्माण करते हैं, एसिटिक अम्ल का। यही C4 की प्रक्रिया है। तो C4 भी पता होना चाहिए। इसमें ज़्यादातर क्या होता है, तो दोनों चीज़ मैंने साधारण भाषा में भी और साइंटिफिक लैंग्वेज में आपको C4 बता दी है। तो अभी तक जो हमारी मोटे अनाज थे या खाद्यान्न फसलों में जो आते थे उनके बारे में चर्चा की है। अगला हमारा टॉपिक होगा वो होगा दलहन व तिलहन। दलहन एवं तिलहन, ये जो टॉपिक चल रहा है, देखिए बीए पार्ट 3rd ईयर का चल रहा है, भारत का भूगोल बीए पार्ट। कई बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछ कर रहे हैं कि मैडम ये किस क्लास में है। मैं आपका 3rd ईयर का ग्रुप अलग बनाया हुआ है, तो उसमें 3rd ईयर के ग्रुप में मैं वही सेंड करूंगी जो 3rd ईयर के सिलेबस में। और आपके सिलेबस में फर्स्ट बुक भारत का भूगोल है, मैंने आपको सबसे पहले सिलेबस ही सेंड किया था। अगर आप अपने पुराने वीडियोस में जाके देखेंगे 3rd ईयर के में, मेरे चैनल को आप चेक करेंगे तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो सिलेबस ही था। मैंने इसी वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस डाला था, जिससे आपको पता। अभी भी बच्चे कंफ्यूज है, मैडम किस क्लास का, अरे भाई मैं 3rd ईयर का डाल रही हूँ तो 3rd ईयर में होगा। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिए कि मैं आपको आपके सिलेबस का ही सेंड कर रही हूँ, प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए। हाँ, अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन सिलेबस भी कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं दलहन व तिलहन की बात। दलहन और तिलहन हमारे इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, क्योंकि देखिए दलहन जिसमें अपने दालें आती हैं, तिलहन जिससे तेल निकाला जाता है। अगर दलहन की बात करें तो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें या विश्व के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दलहन और तिलहन हम दोनों कंबाइंड रूप से पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम पल्सेस इसकी बात करेंगे, पल्सेस, या जिसको सीधी सी भाषा में कहूँ, मैं पहले दलहन के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, दलहन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत। देखिए जो लोग नॉनवेज होते हैं वो तो प्रोटीन का ऐसे ले लेते हैं, मांस से ले लेते हैं, लेकिन हम जो शाकाहारी होते हैं उनके लिए प्रोटीन का सोर्स क्या है, सबसे अच्छा दालें हैं। तो जैसे अरहर है, मूंग है, मोठ है, जितनी भी दालें हैं वो प्रोटीन का हमारे पास सबसे अच्छा स्रोत है। सोयाबीन है, ये बहुत अच्छे स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे शरीर के लिए प्रोटीन आप जानते हैं बालों के लिए, नाखूनों के लिए कितना ज़रूरी है। तो दलहनों में हम बात करें तो इसमें रबी और खरीफ की फसलें दोनों आती हैं। अब फसलें कौन कौन सी आएंगी इसमें, रबी की फसल और दूसरी खरीफ की फसल। इसमें दोनों ही फसलें सम्मिलित होती हैं।
ठीक है, रबी की भी और खरीफ की भी, इसलिए आप एक को मेंशन नहीं करेंगे दलहनों में। अब जैसे मैं दलहन में रबी, खरीफ, और आपको बता दूं जायद भी आती है, तो इनको मैं अलग अलग करके ही आपको समझा देती हूँ। जैसे मैं रबी की मैं बात करूं तो रबी की में आएगी अरहर, मटर, मसूर, ठीक है। ये जो आपकी दालें हैं ये किसकी हैं, रबी की फसल में आएंगी। इवन आपका चना, ये तो आती हैं रबी की फसल में, जो कि दलहन के अंतर्गत बोई जाती हैं। खरीफ में आती हैं सोयाबीन, मूंग, लोबिया, ये अपनी आती है खरीफ की फसल में। इसके अलावा एक और जो कॉमन है, मैं एक और मेंशन कर देती हूँ, उड़द। उड़द की दाल भी किस में आती है, खरीफ की। अब मैं तीसरा और बता देती हूँ आपने, जायद की फसल, ठीक है, क्योंकि रबी हो गई, खरीफ हो गई, तो जायद में अब कौन कौन सी आएंगी। तो जायद में ये आपकी जो तीन है ना, सोयाबीन, उड़द और मूंग, ये जायद के समय पर भी बोई जाने वाली फसलें हैं। तो इसलिए ये तीन, लोबिया को छोड़ के ये तीन कहाँ आ जाती हैं, आपकी जायद के समय पे भी बोई जाने वाली फसलें। तो इस तरीके से भी अगर आप चार्ट बनाते हो तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हो जाएगा आपकी। कि अगर हम दलहन की बात करें, दलहन तीनों टाइप्स में होती है, मुख्य रूप से दो, लेकिन दो इसलिए तीसरा मैंने क्यों मेंशन किया, क्योंकि ये जो तीन हैं ये तीनों जायद के समय भी पैदावार ली जाती है, इसलिए तीनों ही मेंशन हो गई दलहन में अपनी। और अगर इसमें बात करें हम, मैंने आपको कहा था प्रोटीन का स्रोत है, ज़्यादातर सारी दालें इसमें आती हैं। इसके अलावा दालों के उत्पादन की ताप की बात करें, आर्द्रता, मिट्टी की बात करें, तो इसमें बहुत कम नमी की आवश्यकता होती है। देखिए जितनी भी दालें हैं, अगर मैं पानी की बात करूं, आर्द्रता की बात करूं, आर्द्रता या जल या वर्षा, तो कम नमी की आवश्यकता होती है। तो कम नमी की आवश्यकता है तो कहाँ हो सकती है, शुष्क क्षेत्रों में। सीधी सी बात है, कम नमी कहाँ होगी, जब पानी की कमी होगी। तो वैसे क्षेत्र कौन से हो गए, हमारे शुष्क क्षेत्र हो गए। उन क्षेत्रों में इनकी पैदावार हो सकती है। शुष्क परिस्थितियों में फव्वारा विधि, बूंद बूंद सिंचाई विधि के माध्यम से भी किया जा सकता है। अब इसकी सबसे अच्छी दलहन की मैं बात कराऊं तो ये लेग्यूमिनेसी किस कुल की है, इसको कुल मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ लिख देती हूँ, इसको हटा देती हूँ, लेग्यूमिनेसी कुल की है, ठीक है। कई जगह तो लेग्यूमिनेसी लिखा हुआ मिलेगा आपको, लेकिन एक्चुअल में जो वर्ड है इंग्लिश में अगर हम उसे प्रोनाउंस करेंगे तो लेग्यूमिनेसी है, ठीक है। तो लेग्यूमिनेसी कुल की है ये। अब इसकी विशेषता बात करते हैं। इनके अंदर जो दालें होती हैं, दालें मान लीजिए ये ज़मीन है, स्थल है हमारा, और ये पौधा है, ठीक है, और इसकी जड़ें जा रही हैं ज़मीन में। तो इसकी जड़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने का काम करती हैं। अब आप कहेंगे जड़ें कैसे, मिट्टी की जड़ों के माध्यम से तो पोषक तत्व मिलते हैं, तो ये पोषक तत्व खुद खींच रही है, तो ये मिट्टी को कैसे उपजाऊ करेगी, बिल्कुल करेगी। क्योंकि दालों की जो जड़ें, दालों के जो पौधे होते हैं, इनकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। इनकी ये जो जड़ें हैं ना, इनमें राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, ठीक है। ये दाल का पौधा है ऊपर, और इसकी जड़ों में क्या पाया जाए, अब इसका काम क्या है, राइजोबियम जो जीवाणु होता है ये क्या करता है, वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है।
सबसे इम्पॉर्टेंट काम, किसी भी पेड़ पौधे को डायरेक्ट नाइट्रोजन है, नाइट्रेट चाहिए होती है उसको विकास करने के लिए, उसको बढ़ने के लिए। और जब मिट्टी में नाइट्रेट आ जाएगी तो अपने आप ही कैसा भी मरा पौधा हो, आप देखते हैं ना बारिश के दिनों में कितना भी सूखा पौधा हो, पेड़ हो, हरा हो जाता है। कैसे हो जाता है? पानी के मतलब वातावरण में घुली जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट होके किसमें, पानी बूंदों के रूप में जाती है और पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं, जो वातावरण में लिक्विड फॉर्म में पहुंचती है। और हम खाद के माध्यम से भी देते हैं, लेकिन हमें एक्चुअल उसकी प्रॉपर प्रॉपर्टीज नहीं पता कि कितनी मात्रा में, कई बार ज़्यादा हो जाता है, कई बार कम हो जाता है, तो फसलों पे उसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन ये खुद ब खुद निर्माण, इसमें जो जीवाणु है वो कन्वर्ट कर रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, मिट्टी में उर्वरता क्षमता, तो दाल के बाद जो फसल ली जाती है ना वो बहुत उपजाऊ, बहुत अच्छी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ सकते हैं क्या पाए, राइजोबियम होता है, क्या करता है, वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करता है, नाइट्रेट में। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको तीनों इस चार्ट के माध्यम से भी हो गया, कैसी क्षेत्र में हो जाएगा, कौन सा जीवाणु है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दलहन में लेग्यूमिनेसी आपको ध्यान रखना है किस कुल का है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है। अगर भारत की बात करें तो भारत विश्व में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक है, उपभोक्ता भी है और आयात भी। देखिए उत्पादन भी करते हैं हम, लेकिन हमारे यहाँ खपत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भारत क्या है, शाकाहारी देश है। नॉर्थ इंडिया में आप तकरीबन देखो शाकाहारी हैं, साउथ इंडिया की बात कर दो, नॉर्थ ईस्ट की बात करो तो वहाँ मांसाहारी हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में तकरीबन लोग क्या हैं, शाकाहारी हैं। और शाकाहारी अगर अपना प्रोटीन की पूर्ति करेगा किसके माध्यम से करेगा, दालों के माध्यम से। तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि उसकी पूर्ति नहीं हो पाती, तो हमें क्या करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। विदेशों से हम आयात भी करते हैं, तो हम उत्पादक भी बहुत बड़े हैं, लेकिन हमें आयात फिर भी कमी इतनी हमें रह जाती है कि हमें विदेशों से इसको आयात करना पड़ता है। अगर बात करें भारत में दालों की खेती अधिकतर कहाँ होती है, दक्कन के पठार के पास, मध्य पठारी भागों में, उत्तर पश्चिम के शुष्क भागों में। तो ये आपको ध्यान रखना है दलहन के बारे में। अब आपको एक चीज़ और, कुछ चीज़ें छोटी छोटी हैं लेकिन हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी दलहन के बारे में, कि भारत में अगर बात करें दलहन का या आने का, तो आयात में हम प्रथम स्थान पे हैं, ठीक है। दलहन के में आयात में हमारा भारत का पहला स्थान है। दलहन आयात में, आयात भारत का क्या स्थान है, प्रथम स्थान है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके लिए टेम्परेचर, मैंने कहा ना कम नमी चाहिए, तो वर्षा का कोई आकलन नहीं है, इसका मतलब कम नमी से मतलब 60 से नीचे, 60 सेंटीमीटर से कम क्षेत्रों, कम जल उपलब्धता वाले क्षेत्रों में इसका उत्पादन हमें मिल सकता है, ठीक है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, मठरा जाएगी। आप देखो ज़्यादा पानी में डाल देते तो दालें मठरा जाती हैं, ठंड में मठरा जाती हैं। तो बहुत ठंड भी नहीं चाहिए, ना बहुत गर्मी चाहिए, सामान्य में। तीनों टाइम मैंने आपको मेंशन कर दिया, इसका मतलब वो उसके अकॉर्डिंग उसका उत्पादन हो रहा है। तो ये हो गई हमारी दलहन। आप में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उनके बारे में मैंने आपको मेंशन कर ही दिया है कि क्या क्या आपको इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी क्षेत्र की। तो इसमें मैं आपको दलहन में, जैसे आपकी अरहर दाल है, मैं एक का उदाहरण देती हूँ, अरहर की दाल है। तो एक बार क्वेश्चन है, अरहर की दाल का जन्म क्या हुआ है, जन्म कहाँ से, अफ्रीका से। ये जीके का क्वेश्चन यहाँ मेंशन मैंने कर दिया आपको, कि अगर पूछा जाए कि अरहर की जन्म स्थान कहाँ है, तो जन्म स्थान है इसका अफ्रीका, ठीक है। तो इसके बारे में इतना है, दालें हो ही गई, कौन कौन सी हैं आप सब पढ़ ही रहे हैं, कितना वो सामान्य मैंने आपको मेंशन किया। अगला बात कर लेते हैं तिलहन। तिलहन, तेल जिसमें से निकाला जा सके उसे क्या कहते हैं हम, तिलहन। जैसे अब तेल किन किन में से निकाला जा सकता है, देखो सरसों है, मूंगफली है, सूरजमुखी है और अरंडी है। ऐसी चीज़ें जिनसे हमें तेल की प्राप्ति हो वो क्या आ जाती हैं, आदि। तो इसमें मैं सारे नाम तो नहीं लिखे, जो मेन आपने नाम सुने वो सारे मैंने लिख दिए हैं आपको,
ठीक है। तो तिलहन या ऑयल सीड्स के नाम से हम जानते हैं। सोयाबीन है, सोयाबीन से भी बहुत अच्छा निकलता है। सोयाबीन प्रोटीन का भी बहुत अच्छा स्रोत है, मैं आपको बता दूं। और सोयाबीन से, सोयाबीन का तेल आपने मार्केट में सुना होगा आदि, ये ऐसी हैं जिनसे हमें तेल की प्राप्ति होती है और बहुत मात्रा में ये बिकते भी हैं। ठीक है। तो अगर बात करें कि तिलहन के बारे में, तिलहन क्या है और कैसे, मैंने आपको कहा जिनसे तेल की प्राप्ति हो वो तिलहन होते हैं। इसमें मुख्यतः ये किस फसल में बोई जाती है? खरीफ और रबी। तिलहन कैसी फसल है? रबी की भी फसल है और खरीफ की भी फसल है, दोनों की फसल है। अब तो देखिए हर मौसम में इतनी टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई, इतने संकर बीज आ गए, इतनी खाद प्रणाली है कि उसके माध्यम से हम हर फसल को ज़्यादातर ले ही ले रहे हैं। उपलब्ध पर डिपेंड करता है, सिंचाई के माध्यम से, नहरों के माध्यम से हम इनकी उपलब्धता प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये रबी और खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। ठीक है। मैंने इसमें आपको मेंशन किया है, लेकिन मुख्य बात करें इनके उत्पादन की बात करें तो देखिए इसमें जो सरसों हैं, सरसों की बात करें या अलसी है, ये इनकी बात करें तो सरसों का क्षेत्र तो आपको देखिए सीधे सीधे सरसों की अगर बात आती है तो ये आ गया राजस्थान। भारत में सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन राजस्थान में होता है। और सरसों अनुसंधान केंद्र, सरसों अनुसंधान केंद्र ये है भरतपुर में। लेकिन अगर पूछा जाए सर्वाधिक सरसों कहाँ होती है तो अलवर में हो रही है उत्पादन में। पहले भरतपुर था लेकिन अब वर्तमान में अलवर का ज़्यादा चल रहा है। इससे निकलती पीली सरसों होती है, ठीक है, आपने देखी हुई होगी, जिससे तेल निकलता है। दूसरी बात करें जिनसे सबसे, एक तो सरसों का सबसे, देखिए राजस्थान में जो सरसों होती है उत्पादन तो होता है लेकिन इसका निर्यात अन्य राज्यों को हो जाता है। और सर्वाधिक जो निर्यात होता है ये भी मैं आपको मेंशन कर दूं, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा वाले क्षेत्र को होता है। मैं कारण कि वहाँ पे जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो इवन रोटी पे भी तेल, हम तो घी में चुपड़ के खाते हैं, वहाँ के लोग आप बिहारियों उनको देखोगे वो रोटी पे तेल चुपड़ के खाते हैं। और उनकी ज़्यादातर, जैसे आप बिहार में लिट्टी चोखा सुना होगा आपने, या आपने पश्चिम बंगाल की फिशेस के वो सुनेंगे, तो ज़्यादातर वो कच्चे तेल का उपयोग करता है और वो उनकी पहुंच में सस्ता भी होता है, पहुंच में होता है, वहाँ पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो सर्वाधिक यहाँ से जो निर्यात होता है वो कहाँ होता है? पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और बिहार की तरफ होता है। इंडियन ब्रांड आपका ब्रॉड ब्रांड, इसकी ब्रांड्स हैं जिसके बहुत ज़्यादा, ये इंडियन ब्रांड तो आपका ना केवल इंडिया में बल्कि एब्रॉड में भी बहुत फेमस है, जिसकी बहुत डिमांड रहती है कच्ची घानी तेल के उससे। तो सरसों का स्थान तो इसमें अपना राजस्थान में। दोनों का मैप सेम संग बना दूंगी, दलहन और तिलहन का, क्योंकि आप सोच रहे होगे मैडम ने दलहन का डायग्राम नहीं बनाया। मैं दोनों का संग बनाऊंगी इसलिए मैंने अभी नहीं बनाया, जिससे एक ही मैप में ज़्यादा जगह नहीं है तो थोड़ी सी जगह है तो एक मैप में ही मेंशन हो जाएंगी। मूंगफली की बात करें हम तो मूंगफली के उत्पादन में देखिए सबसे पहला स्थान अगर मैं बात करूं तो इसका आता है गुजरात का। सर्वाधिक मूंगफली जो होती है वो होती है गुजरात में। तो चीज़ें मेंशन करने से क्या होता है, हमें पता पड़ जाती है कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ हमें ध्यान से देखनी है। सूरजमुखी की बात करें, सर्वाधिक सूरजमुखी की जो खेती होती है वो होती है कर्नाटक। मैं आपको क्षेत्र वगैरह बाकी की सारी चीज़ें बाद में बता दूंगी, क्षेत्र पहले पढ़ लीजिए। कर्नाटक में होती है। इसके अलावा आपकी नारियल है, नारियल भी तेल देता है तो नारियल भी मेंशन कर लीजिएंगे, तो तमिलनाडु में आ जाता है नारियल का। मैंने आपको दलहन में जैसे एमपी है, सोयाबीन आपका जो होता है वो एमपी में होता है। सोयाबीन सर्वाधिक मध्य प्रदेश में, अरंडी थोड़ा थोड़ा राजस्थान में शुष्क प्रदेशों में होता है, यूपी में भी होता है, छत्तीसगढ़ में भी होता है। तो जंगली पौधा है, उन क्षेत्रों में भी इसका उत्पादन किया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तिलहन की तो सरसों में देखिए इनकी प्रजाति जैसे वरुणा है, पीताम्बरी है, बिनौल बोल्ड, पूसा बोल्ड है, जय किसान है, ये इसकी ब्रांड्स हैं। इसके अलावा बिनौला है, तिल है, ये फसलें। ये जो देश की जो तिलहन की फसलों में सबसे मुख्य फसल अगर हम बात करें तो मूंगफली है। मूंगफली के लिए अगर हम बारिश की बात करें और तापमान की बात करें, इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट मूंगफली है, तो मूंगफली की बात कर लेते हैं। जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनकी बात करें, मूंगफली। देखिए तापमान जो चाहिए इसके लिए 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस। वर्षा की बात करें
15 सेंटीमीटर से तकरीबन 40 सेंटीमीटर के मध्य हमें वर्षा या जल की आवश्यकता पड़ती है मूंगफली के उत्पादन के लिए। कई बुक्स में आपको ये जो पानी की मात्रा है वो अलग अलग मिलेगी। कई जगह आपको बेसिकली 15 से 40 है, लेकिन कई जगह आपको 60 भी मिलेगी, इसलिए कंफ्यूज मत होना। 15 ज़्यादा कम हो जाएगी तो इसे 30 से 60 वाला कॉलम ले लेना, ठीक है, ज़्यादा इजी हो जाएगा आपको याद करने के लिए। 30 से 60 का डबल कर दीजिएगा, ठीक है। पेंगुइन मूंगफली की जो फसल है ये एक बहुत फ़ायदेमंद है और इसकी उत्पत्ति जो करती है कौशल प्रजाति करती है, विशेष रूप से पेंगुइन की, ठीक है। मूंगफली के प्रमुख उत्पादक मैंने आपको गुजरात बताया, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, यहाँ पे भी मूंगफली का उत्पादन होता है, ठीक है। अब इसकी बात करें हम क्षेत्रों की कि कहाँ कहाँ इनका उत्पादन होता है, डायग्राम के माध्यम से अगर मैंने कहा था कोई भी चीज़ समझनी है तो हमें क्या रखना होगा, उसका डायग्राम ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो डायग्राम के लिए मैं दलहन और तिलहन का दोनों का साथ साथ बना रही हूँ। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हमने दलहन मतलब जो दालें हैं उनके बारे में बात की थी, और दूसरा हमने बात करी थी तिलहन की, जिनसे तेल की प्राप्ति होती है। तो दोनों के अगर डायग्राम की बात की जाए कि दलहन और तिलहन में, थोड़ा सा दलहन का मैं आपको बता दूं, दलहन सबसे ज़्यादा एमपी में होते हैं और तिलहन में मैंने आपको कहा था मूंगफली सबसे ज़्यादा होती है, तो वो गुजरात वाला क्षेत्र हो जाएगा। तो दलहन के लिए आप एमपी याद रखेंगे जीके के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो दलहन और तिलहन में सबसे पहले हम बात करें तो तिलहन राजस्थान में भी होता है, गुजरात में भी होता है, महाराष्ट्र में भी होता है। आपके नारियल को जोड़ लेंगे तो आपका कर्नाटक और तमिलनाडु भी आ जाएगा। इसके अलावा आपके एमपी आ जाएगा, ठीक है। तो इनमें कुछ कुछ क्षेत्र हैं जो कि मैं आपको मेंशन कर दे रही हूँ। राजस्थान, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, एमपी, आंध्र प्रदेश। अगर नारियल को मेंशन करेंगे तो कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक वाला क्षेत्र भी आ जाएगा अगर नारियल करेंगे, ठीक है। तो महाराष्ट्र आ जाएगा आपका, गुजरात आ जाएगा, एमपी आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा। दलहन में आपका थोड़ा सा यूपी भी आ जाएगा, ठीक है, यूपी के निचले क्षेत्र जो एमपी के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र को टच करते हैं वो वाला क्षेत्र आ जाएगा। तो ये तो क्षेत्र हो गए आपके दलहन और तिलहन वाले। विशेष रूप से जो मैं आपको, देखिए जब दलहन का बात आता है तो मध्य पठारी क्षेत्र, ये वाला जो पठारी क्षेत्र है ये मुख्य रूप से आता है, इसे कहते हैं मध्य पठारी क्षेत्र, जो कि किसके लिए जाना जाता है, दलहन उत्पादन का क्षेत्र। तो अगर आप चाहें तो ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, मध्य पठारी क्षेत्र, दलहन उत्पादन के क्षेत्र। एक डायग्राम इस तरीके से भी आप प्रेजेंटेशन आपका हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप अन्य क्षेत्रों की बात करें तो अन्य क्षेत्रों में इतनी मात्रा में ये सब नहीं होते। जो मुख्य क्षेत्र थे मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। अगले अगर हम बात करें तो भारत का तिलहन उत्पादन में पूरे विश्व में अगर बात करें तो भारत का तीसरा स्थान है। तिलहन में वर्ल्ड का भी बता दूं, विश्व में भारत का स्थान है किसके में, तिलहन में, ठीक है। अगर भारत की बात कर रहे हैं पूरे विश्व स्तर पे इसके उत्पादन में, तो ये भारत का स्थान है तीसरा, ठीक है। बाकी का एमपी आपको आ ही जाएगा इसमें। अगर मैं सोयाबीन की बात करूं तो सोयाबीन में पहला स्थान किसका है, ब्राज़ील का है, ये आप ध्यान रखिएगा, यूएसए और ब्राज़ील का है। इसके अलावा मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। देखिए आपने सूरजमुखी सुना होगा,
तो सूरजमुखी की एक और चीज़ मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, सूरजमुखी, आपने सूरजमुखी का तेल बहुत ज़्यादा बिक रहा है, तो इसमें लिनोमिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, लिनोमिक अम्ल पाया जाता है, जो कि क्या करता है, हमारे शरीर में जो मोटापा बढ़ाता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल। तो एक कोलेस्ट्रॉल को काटने का काम करता है। क्या काम करता है? कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। इसीलिए आप देखिए ज़्यादातर अब खाने में क्या लेने लगे हैं हम, सूरजमुखी के तेल के जो उपयोग होने लगा है वो इसी वजह से ज़्यादा, एक तो जैतून का तेल और एक सूरजमुखी के तेल का विशेष रूप से उपयोग होने लगा है। लिनोलिक अम्ल आपको ध्यान है, लिनोलिक अम्ल, ये आपको ध्यान रखना है लिनोलिक अम्ल के बारे में। और ये हमारे किसको कम करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल के उस मात्रा को कम करता है, जिससे हम मोटापा शरीर पर नहीं आ पाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई अपने किसके उत्पादन, दलहन और तिलहन के। और मैंने आपको बता ही दिया कि भारत सबसे ज़्यादा दलहन का आयातक है। कहाँ सर्वाधिक होता है वो भी मैंने आपको मेंशन कर दिया है। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे अगली फसलों की। मुख्य रूप से जो फसल क्षेत्र थे जो दलहन और तिलहन के, तो मैंने आपको मेंशन, तिलहन तो गुजरात वाला क्षेत्र मूंगफली की वजह से आ ही गया है। अगर नारियल मेंशन कर लेंगे तो कर्नाटक और तमिलनाडु वाला क्षेत्र भी, केरल इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वह नीलगिरी की पहाड़ी वाला क्षेत्र मसालों के लिए, कहवा के लिए, मतलब कॉफ़ी के लिए आ जाता है। तो मुख्य रूप से जो क्षेत्र है वो यही है। ठीक है।